जी तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं एम्पिरिकल एंड मोलिकुलर फार्मूला। ये एम्पिरिकल और मोलिकुलर फार्मूला जो है ना, ये एमडी कैट हमने स्टार्ट किया हुआ है। एमडी कैट 2025 जो कि नेशनल वाइज होना है, और उसमें मैंने इससे पहले जो है वो दो वीडियोस बना चुका हूँ। और दो वीडियोस वो कौन सी थी, एक तो रिलेटिव एटॉमिक मास की थी RAM जिसको हम कहते हैं, और एक थी जिसको आइसोटोप्स के ऊपर। ठीक है, इन दो टॉपिक्स के ऊपर मैं पहले से वीडियो बना चुका हूँ। आपने इन दो टॉपिक्स को जाकर देख लेना है। उसके बाद मैं थोड़ा सा बिजी रह गया एग्जाम्स की वजह से, तो अब मैं इंशाल्लाह जो है वो कंटिन्यूसली लेक्चर डालता रहूँगा। अच्छा, अब आपको कहना ये था कि जो एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना, ये एमडी कैट का 2022 और 23 जो है उसमें बहुत इसमें एक एक सवाल पूछा गया 2022 और 2023 में। तो आपने इसको ना अच्छे से सीखना है, और मैं इसको एक एक वर्ड सिखाऊंगा। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, और आपको इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलना है इस वीडियो में से। ठीक है जी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, क्योंकि ये आपकी वजह से ही ग्रो कर पाएगा, और दूसरे अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाइए। अच्छा जी, तो अब शुरू करते हैं एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला होता क्या है। इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला से पहले कि केमिकल फार्मूला, ये जो फार्मूला है, फार्मूले का लफ्ज़ ये हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं। हमने तो बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ी हैं जो आपने पीछे वाले लेक्चर्स में मेरे अगर देखे हों, तो वहाँ पर मैंने बताया था एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, इनमें क्या फ़र्क होता है। इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आप पीछे जाके मेरे लेक्चर देखें, आप यूट्यूब पर टाइप करेंगे एलिमेंट्स कंपाउंड एंड मिक्सचर, तो आपको पता चल जाएगा, आपको वीडियो आ जाएगी। एलिमेंट्स कंपाउंड एंड मिक्सचर केम वाई ट्यूशन लिखेंगे तो आपको पास वीडियो आ जाएगी। अच्छा, एलिमेंट्स जो होते हैं ना, आपको पता ही है कि ये सेम तरह के एटम से मिलके बनते हैं। जिस तरह के हाइड्रोजन है, ये सेम तरह के एटम से मिलकर बना ऑक्सीजन, और इसी तरह आपके पास जो है वो और भी मैंने डिफरेंट एग्जांपल आपको दी थी, हीलियम, नियोन, आर्गन। और कंपाउंड जो होते हैं वो डिफरेंट तरह के एटम से मिलकर बनते हैं, जिस तरह के वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो अब इसमें यहाँ पर मैंने ये बताना है आप लोगों को, ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ये एलिमेंट्स, ये जो मैंने लिखा है H2, ये H2 मैंने क्या लिखा है, ये मैंने हाइड्रोजन एलिमेंट का, हाइड्रोजन का क्या लिखा है, सिंबल लिखा है। हाइड्रोजन का क्या लिखा है मैंने, सिंबल। ठीक है जी। तो बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि कोई भी एलिमेंट लिखा हो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल से करते हैं। और ये मैंने क्या लिखा है H2O, ये मैंने लिखा है वाटर का केमिकल फॉर्मूला। क्या लिखा है, केमिकल फॉर्मूला लिखा है। और वाटर क्या है, एक कंपाउंड। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई कंपाउंड हमें मेरा लिखा हो तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल फॉर्मूला से। ठीक है जी। यहाँ पर ये दो बातें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, एक तो सिंबल की और एक केमिकल फार्मूला की। और केमिकल फार्मूला जो है अब आगे दो तरह का होता है, एक होता है एम्पिरिकल फार्मूला जिसको मैं EF से लिखता जाऊंगा अब आगे जहाँ पर यूज़ करूँगा, और एक होता है मोलिकुलर फार्मूला। तो ये दो बातें आपने ज़रूर याद रखनी है, एम्पिरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला जो है वो किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, कंपाउंड्स के लिए। और जो एलिमेंट्स हैं इसके लिए क्या इस्तेमाल होता है, इसके लिए सिंबल इस्तेमाल होते हैं। तो हमेशा जब भी अब आपने एम्पिरिकल और मोलिकुलर फार्मूला की डेफिनेशन लिखनी है तो वहाँ पर कंपाउंड का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, एलिमेंट्स का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है जी। तो ये एक बात आपने याद रख लेनी है, पहली बात। मैं इस तरह की बरीक तरीन बातें आपको बहुत बताऊंगा। अगर आपको इस तरह का नॉलेज पहले से है, जो आपको बेसिक नॉलेज, तो आप स्किप करके ना आगे से देख सकते हैं थोड़ा सा हाई लेवल जहाँ पर नॉलेज आई। अब अगली बात पे चलते हैं। अगली बात मैंने आपको ये बतानी है कि अब मैं ये डेफिनेशन की तरफ आ रहा हूँ, एम्पिरिकल और मोलिकुलर फार्मूला की डेफिनेशन की तरफ। तो उसको समझाने के लिए मैं क्या ले रहा हूँ, एक एग्जांपल के तौर पे ना, एक समझ लें, एक बीकर ले रहा हूँ। ये बीकर ही समझ लें आप, मेरी ड्राइंग बहुत कमज़ोर है। तो बीकर मैंने ले लिया। अब इस बीकर में मैंने एक कंपाउंड लिया जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है बेंजीन। क्या नाम है, बेंजीन। बेंजीन से आप वाकिफ होंगे कि ये एक लिक्विड कंपाउंड है। ठीक है जी, लिक्विड कंपाउंड है। और इस बेंजीन अगर लिक्विड है, या फिर कोई भी चीज़ जब जो हम लेते हैं कंपाउंड एलिमेंट्स, उसके जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, ये हमने कंपाउंड ले लिया बेंजीन। ठीक है।
अब मैंने क्या किया, इस बेंजीन के कंपाउंड्स को ना अंदर से थोड़ा सा ना झांक के देखा, और इसको फिर जो है वो भरा करके देखा। इसका समझ लो एक कतरा जो है उसको मैंने बाहर निकाला, और उस एक कतरे को जो है वो मैंने ज़रा सा थोड़ा सा ना झांक के देखा कि इसमें क्या क्या मौजूद, क्या क्या है, क्या कैसा दिखता है इसका एक कतरा। तो वो मुझे कैसा दिखा कि एक कतरे के अंदर बहुत ज़्यादा, एक कतरे के अंदर ना इस तरह के बहुत ज़्यादा छोटे छोटे जो है वो हिस्से आपस में बार बार जुड़ रहे थे। ठीक है, इस तरह के छोटे छोटे हिस्से बहुत आपस में बार बार जुड़ रहे थे जब हमने इस बेंजीन के एक कतरे को भरा करके देखा, मतलब बेंजीन को ही भरा करके देखा। तो अब मैंने जब ये एक जो कतरा जो आपस में बार बार जुड़ रहा है और इसकी वजह से पूरा एक कंपाउंड बन रहा है, इस एक कतरे को हम कहते हैं मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं? सॉरी, इस एक छोटे हिस्से को हम कहते हैं मॉलिक्यूल। ये जो बार बार आपस में जो मैंने येलो कलर से बनाया, इसे एक क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। ये तो मैंने जो ग्रीन से लिखा, ये कतरा था ना, और इस कतरे में बार बार ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिलके ये एक पूरा कतरा या फिर पूरा बेंजीन बना रहे हैं। सीधी सी बात है, ये आपने पहले भी छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि जो एक सब्सटेंस होता है या फिर कोई भी जो कंपाउंड होता है वो छोटे छोटे हिस्सों से मिलकर बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल या एटम। ठीक है, यहाँ पर मॉलिक्यूल है। अब मैंने क्या किया, इस जो एक मॉलिक्यूल है ये जो येलो, इसको थोड़ा सा इस पे एनालिसिस वगैरह करके इसको परखा कि ये क्या चीज़ है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो मुझे पता चला ये बेंजीन जो सब्सटेंस है, इसके एक मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो कार्बन के 6 एटम है और हाइड्रोजन के भी 6 ही एटम आपस में जुड़े हुए हैं। मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन के भी 6 एटम हैं और हाइड्रोजन के भी 6 ही एटम है बेंजीन के एक मॉलिक्यूल। तो ये अब जो चीज़ आई है ना, इस चीज़ को ज़रा ध्यान से देखें। C6H6 ये कहाँ से आई है? ये हमें ये बता रही है कि बेंजीन के एक मॉलिक्यूल के अंदर क्या क्या है। बेंजीन के एक मॉलिक्यूल के अंदर 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। ये जो चीज़ है ना, इस चीज़ को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अभी हमने देखा क्या होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला होता है जो हमें क्या बताता है, जो हमें बताता है कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें क्या बता रहा है अभी? ये हमें बता रहा है कि इस बेंजीन के एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम हैं, एक्चुअल कितने एटम हैं। तो इसमें बता रहा है कि ये कार्बन के 6 और हाइड्रोजन के भी 6 एटम हैं। तो इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला था? जो हमें असल में बताता है कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में हम देखेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या है कि ये हमें असल में बताता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बताता है एक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसकी अब डेफिनेशन मैं लिखता हूँ नीचे जाकर, और इसके बाद मैं इसकी 2 अहम बातें बताता हूँ कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें बताता क्या है। वो आपने यहाँ से सीख ही ली होंगी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें 2 चीज़ें बताता है। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूँ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अभी हमने सीखा क्या होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इट इज़ द फॉर्मूला दैट शोज, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि शो करता है, दैट शोज, शोज का मतलब जाहिर करता है, दैट शोज एक्चुअल या फिर टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, मुख्तलिफ एलिमेंट्स के जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं प्रेजेंट इन, प्रेजेंट का मतलब मौजूद हैं, जो कि मौजूद होते हैं, प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। ये हमें क्या बताता है कि एक मॉलिक्यूल के कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जो एलिमेंट्स हैं उनके कितने एटम हैं। ठीक है, तो ये हमें कौन बताता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। इसको अगर दोबारा से मैं बताना चाहूँ, एक दफ़ा दोबारा से आपको बताना चाहूँ, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसा फॉर्मूला दैट शोज, जो जाहिर करता है
टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम को जाहिर करता है किसके, डिफरेंट एलिमेंट्स के। इस तरह यहाँ पर देखें, यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट थे, कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन के कितने एलिमेंट को जाहिर कर रहा है ये 6, हाइड्रोजन के भी 6। तो ये हमें क्या जाहिर कर रहा है कि बेंजीन के एलिमेंट, बेंजीन कंपाउंड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के एलिमेंट हैं, और कार्बन के 6 एलिमेंट हैं और हाइड्रोजन के भी 6 ही एलिमेंट हैं। तो ये शो करता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स और डिफरेंट एलिमेंट इन वन मोलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। एक मॉलिक्यूल में, कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में, ये अल्फाज बहुत अहम है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, क्योंकि ये आपको एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला में डिफरेंस करवाएगा। वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, यही बातें हैं जो अगर आप अच्छे से सुनेंगे ना तो मतलब वीडियो को पूरा, तो आपको अच्छी वो नॉलेज देंगे। ठीक है, मैं ज़रा ब्रीक बिनी से इन लेक्चर्स को कवर करूँ। अब दूसरी बात मैं ये बताना चाह रहा था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें टू थिंग्स के बारे में बताता है। डेफिनेशन तो हमने लिख दी। टू थिंग्स के बारे में क्या बताता है, पहली चीज़ तो हमें ये बताता है कि कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। क्या बताता है, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, एलिमेंट्स समझ लेंगे कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं, एलिमेंट कौन से हैं। जैसा कि हमें ऊपर वाले मॉलिक्यूलर फार्मूला को, इसको C6H6 को देख के पता चल रहा है कि बेंजीन में जो है वो, बेंजीन में जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन के एलिमेंट है। एक तो ये बताता है, दूसरा बताता है कि एलिमेंट्स के एटम्स कितने हैं, एटम्स की तादाद कितनी है, एटम्स की तादाद वो कितनी है। तो ये हमें कौन बताता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसा कि ऊपर बेंजीन के फार्मूला से हमें क्या पता चल रहा है, कार्बन के जो है वो 6 एटम हैं और हाइड्रोजन के भी क्या हैं, 6 एटम है। तो ये हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला दो चीज़ें बताता है, एलिमेंट कौन कौन से हैं और उन एलिमेंट्स के एटम की तादाद कितनी कितनी है। ठीक है, ये आपने दो बातें इसके लिए याद रखनी है। अब मैं आता हूँ आपके पास जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन की तरफ। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन की तरफ आता हूँ। ऊपर वाली एग्जांपल पे चलते हैं। हमने बेंजीन की एग्जांपल ली थी। इस बेंजीन के एग्जांपल में यहाँ पर घन सा हो गया, तो मैं इसको थोड़ा सा रेज कर लेता। आप लोगों ने पेंसिल और रजिस्टर लेके बैठना है ताकि आप इनको नोट करते जाएं। नोट जरूर करना है आपने, ठीक है, अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स बहुत काम है। तो इसमें हमने देखा था इसके एक मॉलिक्यूल में C6H6 एटम थे। अब हम क्या करते हैं कि अभी हम इस पूरे बेंजीन के जो लिक्विड लिया था, ये पूरा बेंजीन का लिक्विड, ये जो हमने कंटेनर में लिया है, इसको देखें। आप समझ लें कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे वो कितने थे, वो थे आपके पास 6। कितने थे, 6। आपको पता है कि लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें, वो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, मगर मैं मान लूँ टोटल इसमें सिर्फ 6 ही मॉलिक्यूल्स थे। अगर 6 ही मॉलिक्यूल्स थे, एक मॉलिक्यूल में कार्बन के कितने एटम हैं, 6। तो 6 मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन के कितने एटम होंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर दें 6 को, वो आ जाएंगे 36 कार्बन के एटम। और अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर 6 एटम है हाइड्रोजन के, तो 6 के कितने होंगे, 36 हाइड्रोजन एटम। मतलब मैं लिख सकता हूँ C36H36। अभी मैंने क्या किया कि ये जो सारे टोटल मॉलिक्यूल थे इस पूरे कंपाउंड के अंदर, टोटल मॉलिक्यूल थे, उनको, उनके एटम्स को मैंने इकट्ठा कर लिया है, उनके एटम्स की तादाद को इकट्ठा कर लिया। अब इसकी रेशो लूँगा तो ये 36 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, CH। तो ये जो फॉर्मूला अभी आया ना हमारे पास, जो हमने कैसे हासिल किया है, सारे एटम्स की रेशो लेकर, ये जो CH फॉर्मूला हमारे पास आया है, इसको हम कहते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला की अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला इज द सिंपलेस्ट रेशो। सिंपलेस्ट क्या है, रेशो है। सिंपलेस्ट का मतलब सादा तरीन, मतलब ये टेबल ये जितने नंबर पे डिवाइड हो सकते हैं कर दो, जहाँ पर ये डिवाइड नहीं होंगे वहाँ पर जाके रोक दो। सिंपलेस्ट होल नंबर है, होल नंबर से मुराद यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरह के नंबर आएंगे, 1.1 1.2 1.2 इस तरह के नंबर नहीं आएंगे।
तो ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है किसकी, एटम्स की, जो कि प्रेजेंट होते हैं एक कंपाउंड के अंदर। ठीक है, ये सादा तरीन इसकी डेफिनेशन है। हमने डेफिनेशन को रट्टे नहीं लगाने, हमने इसको समझना है। ठीक है, तो इसकी कैसे हमने निकाला, रेशो लेके। अगर आप एक बार यहाँ पर और समझाना चाहूँ, अगर आपने ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स को लेकर उसकी रेशो ली, वो भी सेम आएगी। अगर आप इसके एक मॉलिक्यूल को ले लेंगे C6H6, इसको भी रेशो लें तो ये भी CH सेम ही आएगी। ठीक है, तो ये आपने घबराना नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो डेफिनेशन है ना एम्पिरिकल फार्मूला की, उसमें ये कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होगा, ये सिर्फ मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूलर फार्मूला में इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने पूरे कंपाउंड का लिखा क्योंकि वो कंपाउंड का बताते हैं। चलो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर आपको बाकी बातें इसकी समझ में आएगी। तो डेफिनेशन लिखता हूँ मैं, एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला, तो एम्पिरिकल फार्मूला जो अभी मैंने यहाँ पर निकाला है, CH, क्या निकाला है, CH निकाला है बेंजीन का। तो ये हमें क्या बता रहा है, एम्पिरिकल फार्मूला शोज, ये जाहिर करता है, क्या जाहिर करता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। जो हमने रेशो ली है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ली है, होल से मुराद मैंने बताया 1 2 3 4। यहाँ पर ये नहीं कि यहाँ पर 1.2 कार्बन आ जाए, ये नहीं हो सकता। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो हमने लेनी है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। ये जाहिर करता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स बिटवीन द एटम्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ये जाहिर करता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो इनकी एटम्स की डिफरेंट एलिमेंट्स के, जो कि प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। तो इसमें ये ध्यान रखिएगा, इस पूरी डेफिनेशन में एक प्रेजेंट इन अ सॉरी कंपाउंड, इस पूरी डेफिनेशन में मॉलिक्यूल का लफ्ज़ नहीं आया, एक मॉलिक्यूल का। मतलब ये कि जो एम्पिरिकल फार्मूला में हम रेशो लेते हैं वो सारे कंपाउंड की एटम्स की रेशो लेते हैं, एक मॉलिक्यूल के एटम्स की रेशो नहीं लेते। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आपने ये याद रखने कि इसमें मॉलिक्यूल नहीं आता, इसमें मॉलिक्यूल नहीं आता, मॉलिक्यूल इसमें नहीं आता। और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसमें एक मॉलिक्यूल आता है, ये आपने याद रखना है। अब यहाँ तक जो है हमने डेफिनेशन का जो है वो रफर निकाल दिया है, डेफिनेशन हमने इनकी सीख ली है। अब इनके बारे में चंद जो है वो एक अहम पॉइंट्स जो है वो जिक्र करने हैं, जिससे आपको जो हो समझ लें कि अगर आपको एक टफ पेपर बनाता है ना तो वहाँ से MCQs आपको आ सकते हैं। दोनों के मैं बराबर में लेकर चलूँगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला, इनके जो है वो समझ लें कि इनकी जो मैं कह रहा हूँ कि इनके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर, एम्पिरिकल फार्मूला। अगर मैं ज़्यादा तेज़ी से चल रहा हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आप तेज़ी से पढ़ा, ताकि मैं स्कूल से फिर नेक्स्ट लेक्चर आपका प्रिपेयर भी कर सकूँ। ठीक है जी। अच्छा, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला, इनके बारे में कुछ अहम पॉइंट्स। पहला पॉइंट, आपने डेफिनेशन में देख लिया है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या आता है, एक मॉलिक्यूल आता है। यहाँ आप लोगों को ये इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है, मतलब ये एक ऐसे कंपाउंड जिसमें मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला भी तो उसी का लिखा जाएगा ना। तो आप ये बात नोट कर लें, नोट्स बनाकर इसको नोट कर लें कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो ऐसे कंपाउंड के लिए होता है जिनमें मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो मॉलिक्यूल किस में प्रेजेंट होते हैं, वो कोवलेंट कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड में होते हैं। मतलब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए लिखा जाता है। इसके अलावा जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं ना, आयोनिक कंपाउंड्स, उनके जो है वो उनके मॉलिक्यूल्स नहीं होते, उनके पास मॉलिक्यूल्स नहीं होते, उनके पास मॉलिक्यूल्स नहीं होते। मॉलिक्यूल्स नहीं होते तो मतलब उनका फिर एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला भी नहीं लिखा जाएगा। तो अगर आयोनिक कंपाउंड के पास मॉलिक्यूल नहीं होते तो इनका जो है एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला भी नहीं होता।
मोलिकुलर फार्मूला सिर्फ और सिर्फ किनका होता है, मोलिकुलर फार्मूला सिर्फ और सिर्फ का मोलिकुलर फार्मूला भी नहीं होगा। मोलिकुलर फार्मूला सिर्फ और सिर्फ होता है कोवलेंट कंपाउंड्स का, ये आप नोट कर लें। तो मोलिकुलर फार्मूला कोवलेंट कंपाउंडों का होगा। जहाँ पर भी आपको आयोनिक कंपाउंड नज़र आ जाए, आपने उसके फार्मूला को मोलिकुलर फार्मूला नहीं कहना, उसके फार्मूला को आप क्या कह सकते हैं, फार्मूला, उसको एम्पिरिकल फार्मूला आप कह सकते हैं, ठीक है। तो उसको आयोनिक कंपाउंड का मोलिकुलर फार्मूला नहीं होता, ये सीधी बात आप। और जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है ये कौन से कंपाउंड के लिए होता है, ये दोनों कंपाउंड के लिए होता है। ये आप समझ लें कि आयोनिक प्लस कोवलेंट दोनों के लिए हम जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला की टर्म यूज़ कर सकते हैं, ये दोनों के लिए यूज़ होगा। ये जो है वो सिर्फ आयोनिक कंपाउंड के लिए यूज़ होगा। ये बात आपको एक समझ में आ गई, ठीक है जी। जैसा कि अगर मैं लिखूँ यहाँ पर आयोनिक एम्पिरिकल फार्मूला जो है किसी एक का लिखूँ, आयोनिक में से NaCl का ले लूँ। NaCl में देखो NaCl, एक ही Na और एक ही Cl है, इसको फर्दर हम छोटा क्या करें, रेशो क्या लें, नहीं रेशो हो सकती, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। और कोवलेंट कंपाउंड में अगर हम ले लें तो वाटर, कोवलेंट कंपाउंड में तो अभी हमने बेंजीन भी लिया है, उसका भी एम्पिरिकल फार्मूला निकाला है C6H6 का CH। वाटर का भी एम्पिरिकल फार्मूला हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अब देखिए वाटर जो है इसके अगर रेशो ले एटम्स की, हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 ही एटम है, दोनों की रेशो ले तो यही रेशो आएगी, इससे छोटी रेशो नहीं आ सकती होल नंबर में। तो मतलब इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा वो भी यही होगा। एम्पिरिकल और मोलिकुलर फार्मूला इनका, कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनका एम्पिरिकल और मोलिकुलर फार्मूला सेम होता है, तो उसको हम अभी देखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक पहली इसकी लाइन होगी। अब दूसरी जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि मोलिकुलर फार्मूला हम कैसे निकाल सकते हैं और एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है ना हमारे पास, ये हम फाइंड करते हैं बाय कंबस्शन एनालिसिस, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका कंबस्शन एनालिसिस से हम इसको फाइंड करते हैं। हमारे जो सिलेबस में, और जो मोलिकुलर फार्मूला होता है इसको हम जब एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड कर लेते हैं ना उसी से फाइंड करते हैं। तो ये किसे कैन बी फाइंड बाय एम्पिरिकल फार्मूला। तो जो मोलिकुलर फार्मूला होता है इसको कैसे फाइंड करते हैं, कैन बी फाइंड बाय एम्पिरिकल फार्मूला। ये दोनों आपने बातें याद रखनी है, आपसे ट्रू फॉल्स में पूछ सकता है। एम्पिरिकल फार्मूला से इसको फाइंड करते हैं। अब जो है, अब अहम बात है, अहम बात ये इस सेंस में कि अगर समझ लें कि आपको जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला पता चल गया, अभी हमने लिखा ना मोलिकुलर फार्मूला को हम फाइंड कर सकते हैं एम्पिरिकल फार्मूला से, समझ लें कि आपको एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो पता चल गया। अब कैसे आप मोलिकुलर फार्मूला फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास जो है वो फार्मूला होता है मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। ये फार्मूला आपने बहुत याद रखना है, यहाँ से MCQ पूछे जा चुके हैं मोलिकुलर फार्मूला के। मोलिकुलर फार्मूला बताएं जबकि उसने एम्पिरिकल फार्मूला आपको दिया हुआ होता है और उसका मोलिकुलर फार्मूला पूछ लेता है, के ऊपर हेडिंग दे दें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो ये फार्मूला है। अब यहाँ पर कैसे हम मोलिकुलर फार्मूला इसे निकाल सकते हैं, देखें एम्पिरिकल फार्मूला तो दिया गया होगा, मोलिकुलर फार्मूला हमने फाइंड करना है, और इसके बाद जो है वो जो है रह गया N। अगर हम N पता हो तो फिर हम जो है वो मोलिकुलर फार्मूला निकाल सकते हैं। अब N का जो फार्मूला होता है वो होता है मोलिकुलर मास ओवर एम्पिरिकल फार्मूला, मास एम्पिरिकल फार्मूला, मतलब कि किसी कंपाउंड का अगर हमने मोलिकुलर फार्मूला निकालना है तो उसके मोलिकुलर फार्मूला को एम्पिरिकल फार्मूला में से डिवाइड कर दो, फिर N की वैल्यू आ जाएगी और हमारे पास फिर जो है वो मोलिकुलर फार्मूला की वैल्यू भी आ जाएगी। जैसा कि हमने जो अभी निकाला है C6H6, ये मोलिकुलर फार्मूला था बेंजीन का, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला हमने निकाला है CH। ये तो हमें पता ही है कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला CH था और मोलिकुलर फार्मूला इसका C6H6 था। हम ट्राई के लिए देखते हैं कि इसका क्या मोलिकुलर फार्मूला हम निकाल सकते थे C6H6।
इस फॉर्मूला से। तो आप देखिए इसका एम्पिरिकल फार्मूला है CH, और इसका जो है अगर हमें N पता हो तो हम इसका मोलिकुलर फार्मूला निकाल सकते हैं। N हम कैसे निकालेंगे? N इज इक्वल टू मोलिकुलर मैस कितना है? मोलिकुलर मैस जो है वो होता है एक मोलिकुल का मैस। तो इसके एक मोलिकुल में हमारे पास जो है वो 6 कार्बन है और एक कार्बन होता है 12 मैस। तो 12 मल्टीप्लाई 6 ये कितना हो जाएगा? 12 एक 72 हो जाएगा। और 6 हाइड्रोजन है, 6 का और एक का होता है 1, ये हो जाएगा 6। 12 और 6 78, मतलब 78 जो है इसका मोलिकुलर मैस है। और एम्पिरिकल फार्मूला मैस का होता है, ये जो एम्पिरिकल फार्मूला है इसका मैस, इसमें क्या है, एक कार्बन है जिसका 12 मैस होता है और एक हाइड्रोजन है जिसका 1 होता है, तो ये हो जाएगा 13। तो इसको जब 13 से डिवाइड करोगे, 13 1 दा 13 और 13 6 दा होता है हमारे पास जो है वो 78। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा N की वैल्यू 6। जब हम यहाँ पर मोलिकुलर फार्मूला में मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर मोलिकुलर फार्मूला हमने फाइंड करना है। N हमारे पास आ गया 6, एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास क्या है, CH, ये एम्पिरिकल फार्मूला था CH। अब अंदर ये मल्टीप्लाई होगा, C भी 6 हो जाएगा और H भी 6 हो जाएगा। तो यही हमारे पास देखें यही हमारे पास जहाँ मोलिकुलर फार्मूला C6H6, और इसी को हमने निकाल लिया इस फार्मूला को यूज़ करते हुए, मोलिकुलर फार्मूला वाले को, ये वाले फार्मूला को, ये वाले फार्मूला को यूज़ करते हुए हमने निकाल लिया। ठीक है, तो इस फार्मूला को आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ से एक बात ना समझ में आती है कि अगर यह जो फार्मूला हमने यूज़ करी है इसमें, ये बहुत अहम पॉइंट है, इसको अपने ध्यान से देख लें। ये जो हमने फार्मूला यूज़ किया है, मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। अगर इसमें N जो है वो 1 हो जाए, N 1 हो जाए, N जब 1 हो जाएगा तो ये फिर मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। और एम्पिरिकल फार्मूला को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये कि एम्पिरिकल फार्मूला इक्वल हो जाएगा मोलिकुलर फार्मूला। मतलब ये कि ऐसे कंपाउंड जिनके लिए N की वैल्यू 1 आएगी, उन कंपाउंड का फिर एम्पिरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला तो सेम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स कौन से होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स वो होते हैं जिनकी सिंपलेस्ट रेशियो नहीं ली जा सकती, वो पहले से सिंपलेस्ट रेशियो में होते हैं। जैसा कि वाटर की अभी आपको एग्जांपल दी थी, इसमें हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 है, इसकी सिंपलेस्ट रेशियो नहीं ले सकते आप। इसको जो है हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 सिंपलेस्ट रेशियो नहीं ले सकते, तो मतलब H2O ये वाटर का एम्पिरिकल फार्मूला भी है और मोलिकुलर फार्मूला भी है, और इसके लिए जो है वो N की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अब इसके 3 तरह से MCQ पूछे जा सकते हैं कि बताएं वाटर के लिए एम्पिरिकल फार्मूला जब मोलिकुलर फार्मूला जब फाइंड करना है तो N की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और वाटर का जो हमने ये H2O लिखा है, ये इसका कौन सा फार्मूला है, तो ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी है और इसका मोलिकुलर फार्मूला भी है। ये 2 तरह से MCQ पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स लो तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल है, इसमें भी देखें कार्बन 2 और ऑक्सीजन 1 के रेशो में है, तो इसको भी आप डिवाइड नहीं कर सकते। इसके अलावा और एग्जांपल्स लो तो और एग्जांपल आ जाती है आपके पास C12 H22 O11 सुक्रोज की, इसको भी देखें तो आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये भी आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला दोनों चीज़ें हैं, और इनके लिए भी N की वैल्यू 1 होगी। तो ये आपने बात याद रखनी है कि ऐसे कंपाउंड जिनके लिए जो पहले से ही सिंपलेस्ट रेशियो में हो, देखिए इसमें पहले से ही सिंपलेस्ट रेशियो है 2:1, तो पहले से ही वो सिंपलेस्ट में हो, सिंपलेस्ट ऑलरेडी पहले से ही सिंपलेस्ट में हो, उनका जो है एम्पिरिकल और मोलिकुलर फार्मूला सेम होता है और उनके लिए N की वैल्यू भी 1 होती है जी। ये सारी बातें जो थ्योरेटिकल चीज़ें थी ना, यहाँ तक आकर अब ख़त्म हो गई। क्या होता है एम्पिरिकल मोलिकुलर फार्मूला और उनकी क्या क्या जो है वो कुछ पॉइंट जो आपको आने चाहिए। अब इन सारे पॉइंट्स की अगर मैं आपको समरी थोड़ी सी बना दूँ, थोड़ा सा और बस जो है आप इसको सब्र करके जो है वो सुन लें। जहाँ आपने इतना किया तो थोड़ा सा और सब्र करके सुन लें, इनकी समरी बना दो, आपके लिए ही फ़ायदा होगा। समरी मतलब ये सारी जो बातें मैंने की हैं इसको इकट्ठा करके लिख दूँ, जो ये डेफिनेशन के बाद बातें की हैं पॉइंट्स वाली।
तो समरी में मैं पहले लिख दूं अगर कोवलेंट कंपाउंड, अभी हमने कहा कि कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए जो है वो दोनों फॉर्मूला लिखे जाते हैं, मोलिकुलर फार्मूला भी और एम्पिरिकल फार्मूला भी। इनके लिए दोनों दोनों फार्मूलाज लिखे जाते हैं। मोलिकुलर फार्मूला भी लिखा जाता है इसके लिए और एम्पिरिकल फार्मूला भी लिखा जाता है। ये कोवलेंट कंपाउंड की बात कर रहा हूँ। और जो इसमें दूसरी बात हमने की कि मोलिकुलर कंपाउंड में कब जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला आपस में एक जैसे होते हैं। तो हमने अभी एक जैसे की बात की कि जब ऑलरेडी सिंपलेस्ट रेशियो में होंगे, ऑलरेडी सिंपलेस्ट रेशियो में तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट रेशियो में होंगे तो उनके लिए n की वैल्यू क्या होगी 1, और एम्पिरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला आपस में बराबर होंगे। जैसा कि इसकी एग्जांपल दी थी H2O, CO2 और C12, H22O11। इसके अलावा फिर मैंने कहा था कि जो सिंपलेस्ट रेशियो में नहीं होंगे, ऑलरेडी सिंपलेस्ट रेशियो में नहीं होंगे, तो उनके लिए जो है वो n की वैल्यू 1 नहीं होगी, और उनका जो एम्पिरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला जो है वो आपस में बराबर नहीं होगा। ठीक है, ये आपने बात ध्यान में रख लेनी कोवलेंट कंपाउंड के लिए। अब आयोनिक कंपाउंड की अगर बात करें तो आयोनिक कंपाउंड के लिए हमने कहा था कि इनका जो है वो सिर्फ और सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला होता है, इनका मोलिकुलर फार्मूला नहीं होता। एम्पिरिकल फार्मूला इनका होता है, ये आपने बात से सिर्फ आयोनिक कंपाउंड की याद रख लेनी है। इनका मोलिकुलर फार्मूला नहीं होता है, मैं लिख भी देता हूँ मोलिकुलर फार्मूला के ऊपर क्रॉस लगा देते हैं, नहीं होता। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। जहाँ पर भी कोई आयोनिक कंपाउंड अगर आ गया आपने देख लेना कि ये मोलिकुलर फार्मूला इसका नहीं होगा, ये आयोनिक एम्पिरिकल फार्मूला है। चलिए थोड़े से एमसीक्यू कर लेते हैं इसके, ताकि आपको जो है इसका मज़ीद क्लियर हो जाए। एक बहुत ही मज़ेदार एमसीक्यू है, चलिए सुनिए फिर। एमसीक्यू है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव एम्पिरिकल फार्मूला, इसका एम्पिरिकल फार्मूला होता है बट डू नॉट हैव मोलिकुलर फार्मूला। कौन सा कंपाउंड है जिनका एम्पिरिकल फार्मूला तो है मगर उसका मोलिकुलर फार्मूला नहीं है? इंटरेस्टिंग सवाल है। ए, बी, सी और डी। तो सवाल की ऑप्शन है हमारे पास, ए ऑप्शन में है H2O, बी ऑप्शन में है हमारे पास CO2 और डी ऑप्शन में है हमारे पास C6H6 और डी ऑप्शन में हमारे पास है CaCl2। तो आपने बताना है किसका जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला तो होता है मगर मोलिकुलर फार्मूला नहीं होता। अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है कि जो मोलिकुलर फार्मूला है वो किन कंपाउंड्स का नहीं होता, वो आयोनिक कंपाउंड्स का नहीं हमने पढ़ा। ये जो मोलिकुलर फार्मूला नहीं होता किसका, आयोनिक कंपाउंड्स का। मतलब हमें यहाँ पर ऑप्शन में देखना है कि आयोनिक कंपाउंड कौन सा है जिसका मोलिकुलर फार्मूला तो है और मोलिकुलर फार्मूला नहीं है मगर एम्पिरिकल फार्मूला है। तो कौन सा है इसमें आयोनिक कंपाउंड्स? तो H2O ये तो आयोनिक नहीं है, कोवलेंट है। CO2 ये भी कोवलेंट है। C6H6 ये भी कोवलेंट है। CaCl2 ये आयोनिक है, तो हमारे पास ऑप्शन डी हो जाएगी। CaCl2 आयोनिक है। इसके अलावा और भी कुछ आपसे पूछ सकता था कि NaCl, इसका भी सिर्फ आयोनिक कंपाउंड है तो इसका भी एम्पिरिकल फार्मूला ही होगा। और भी कुछ पूछ सकता है BeF2, ये जो कंपाउंड है ना लोगों को लगता है कि ये कोवलेंट है मगर ये होता आयोनिक है, तो ज़रा ध्यान से कर लें, ये कोवलेंट नहीं है, ये आयोनिक है, ये आयोनिक, क्योंकि ये अब मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बनता है तो लोगों को लगता है ये कोवलेंट है मगर ये होता क्या है, आयोनिक है। इसी तरह जो है एक थोड़ी सी और मिसकंसेप्शन है, वो ये है कि मिसकंसेप्शन नहीं कह सकते, ये समझ लें कि केमिस्ट्री की जो है वो खूबसूरती है। HgCl2 और इसके अलावा BeCl2, ये दोनों कंपाउंड जो है वो क्योंकि मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बने हैं
तो स्टूडेंट समझते हैं कि ये शायद आयोनिक हैं, जबकि ये आयोनिक नहीं होते, ये दोनों ही कोवलेंट होते हैं, ये शेयरिंग से बनते हैं। तो ये कोवलेंट हैं तो मतलब ये दोनों कौन से फॉर्मूलाज हुए, ये एम्पिरिकल भी हुए और मोलिकुलर भी हुए, क्योंकि इनकी रेशो सिंपलेस्ट है। ठीक है, जिस तरह ये वाटर की रेशो सिंपलेस्ट है, तो ये मोलिकुलर भी है और एम्पिरिकल भी है। ये भी मोलिकुलर भी है, एम्पिरिकल भी है। और इसका जो है मोलिकुलर तो ये है, एम्पिरिकल क्या होगा, C6CH, अभी हमने देखा। तो ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है जी। ये HgCl2 BeCl2 ये दोनों आयोनिक है, कोवलेंट है, आयोनिक नहीं है। आयोनिक में मैंने ये दो एग्जांपल दिए, CaCl2 जो कि और BeF2, ये भी लगता है कि कोवलेंट है मगर ये आयोनिक होता है। ये बातें लंबी चौड़ी हैं, ये बाद में समझना, अभी यहाँ पर बस यही बातें बताने वाली थी। एक और MCQs करते हैं इसी के हवाले से ही। MCQ है हमारे पास कि which of the following has n is equal to 1, which of the following has n is equal to 1 in determination of मोलिकुलर फार्मूला। कि जब हम मोलिकुलर फार्मूला फाइंड कर रहे होते हैं तो किसकी जो है वो n की वैल्यू 1 होती है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, A B C D, और इन ऑप्शन में हमारे पास है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, के अलावा है हमारे पास HgCl2, ऑल ऑफ दिस। तो बताएं किसकी जो है वो n की वैल्यू 1 होती है। n की वैल्यू 1 उसकी होती है जो कि पहले ही सिंपलेस्ट रेशो में हो, इस तरह के वाटर 2:1 सिंपलेस्ट रेशो है, 1:2 सिंपलेस्ट रेशो है, HgCl2 1:2 सिंपलेस्ट रेशो है। अब अपने याद रखना है ये आयोनिक नहीं है, ये कोवलेंट है, पीछे मैंने बताया। जब कोवलेंट है तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी होगा एंड मोलिकुलर फार्मूला भी होगा, तो याद रखना। तो इन सब में ही रेशो सिंपलेस्ट है, मतलब सभी की ही n की वैल्यू 1 होगी, तो ऑल ऑफ दीज हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक जो है वो थ्योरेटिकल पोर्शन आपका खत्म होता है। अब जो है नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैसे हम एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड कर सकते हैं, मगर ना उससे पहले ना हमारे एक छोटी सी टर्म सीखनी पड़ेगी जो कि एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने के लिए पहला स्टेप ही वो होता है। 4 स्टेप है एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने के, उसमें से पहला स्टेप है कि परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करना। पहले आप ये समझ लें परसेंटेज कंपोजिशन कैसे फाइंड करते हैं, तो फिर आपको जो है एम्पिरिकल फार्मूला का पहला स्टेप आ जाएगा। परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड कर, परसेंटेज कंपोजिशन कैसे फाइंड करते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन के नाम से पता चल रहा है कि किसी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट की क्या परसेंटेज होगी। जिस तरह हमारे पास जो है अगर बेंजीन होता है हमारे पास कंपाउंड, बेंजीन है C6, इसमें कार्बन की कितनी परसेंटेज है, हाइड्रोजन की कितनी परसेंटेज है, वो जो परसेंटेज है उसको हम कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। समझ लें हमारे पास जो है वो, इसको अब एग्जांपल लेके चलते हैं कि कैसे हम परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करते हैं। पता तो चल गया परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ द कंपाउंड या फिर इन अ कंपाउंड। अच्छा, अब इसको हम लेके चलते हैं कि हमारे पास समझ लें कि बेंजीन जो है वो 15 ग्राम था, टोटल 15 ग्राम हमने बेंजीन लिया। इसमें से कार्बन जो है हमारे पास वो था 12 ग्राम और हाइड्रोजन था 3 ग्राम। अब हम इसके में से कार्बन की परसेंटेज कंपोजिशन निकालना चाहते हैं। जब कार्बन की परसेंटेज कंपोजिशन निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे, कि परसेंटेज कंपोजिशन निकालते कैसे हैं वो आप देखिए। परसेंटेज इज इक्वल टू होता है मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड। एलिमेंट के मास को कंपाउंड के मास से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई कर दें 100 से। जिस तरह यहाँ पर एलिमेंट का मास कितना है कार्बन का 12 ग्राम, कंपाउंड का कितना है 15 ग्राम। हम एलिमेंट का लिखेंगे 12 डिवाइडेड बाय 15
मल्टीप्लाई बाई 100। अब इसको कैसे करेंगे, 3 4 12, 3 5 15, 5 1 5, 5 दूने 10, ऊपर आ गया 20, 20 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया 80। मतलब कार्बन की कितनी परसेंटेज है 80%। तो हमने परसेंटेज कंपोजिशन निकाल ली। अब हाइड्रोजन की अगर निकालें तो हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन ये कितनी होगी, ऊपर के लिखने हैं मैस ऑफ एलिमेंट, वो कितना है 3, हाइड्रोजन का टोटल मैस कितना है 15, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 100, 3 1 3, 3 5 15, 5 1 5, 5 दूने 10, तो ये आ जाएगा 20% हमारे पास हाइड्रोजन। तो इस तरह आप परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हैं किसी भी एलिमेंट की, अगर आपने पहला स्टेप अगर आपको ये मैथ दिया गया हो। सबसे पहला तो परसेंटेज कंपोजिशन इससे निकाल। अब कुछ होते हैं सवाल ऐसे, ये सवाल आया भी हुआ है, सिर्फ परसेंटेज कंपोजिशन निकालने का सवाल भी आया हुआ है, जो है ना सिंध एमडी कैट 2023 रिकनेक्ट में आया था सवाल। उसमें इस तरह से सवाल आया था कि हमारे पास जो है वो वाटर, वो कहते हैं वाटर है हमारे पास, इसमें आपने फाइंड करना है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की परसेंटेज कंपोजिशन को आपने फाइंड करना है। कोई सवाल में उसने न्यूमेरिकल डाटा नहीं दिया, जिस तरह यहाँ पर 12 ग्राम 3 ग्राम 15 ग्राम दिया था ना, सवाल में कोई इस तरह का न्यूमेरिकल डाटा नहीं दिया। अगर दिया हो तो आपने इस तरीके से करना है जो हमने अभी किया। अगर ना दिया हो तो फिर क्या करते हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू, तो हम करते इस तरह है कि ऊपर हम लिखते हैं mass of element, mass of element in one molecule, in one molecule, ये याद रखना है साथ, मैं छोटा सा ऊपर लिख in one molecule, एक मोलिक्यूल में जो एलिमेंट का मैस है, जिस तरह यहाँ पर हाइड्रोजन जो है मोलिक्यूल, उसके एक मोलिक्यूल में ऑक्सीजन की हमने परसेंटेज निकालनी है ना, कि एक मोलिक्यूल में ऑक्सीजन कितने हैं, एक ऑक्सीजन है, और एक ऑक्सीजन का मैस कितना होता है 16। तो ये हम 16 ग्राम ऊपर लिखेंगे, नीचे का लिखेंगे मैस ऑफ कंपाउंड, मोलर मैस लिख रहे हैं, मोलर मैस ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का जो मोलर मैस होता है या फिर मोलिकुलर मैस इसको। जिस तरह अगर हमने यहाँ पर परसेंटेज निकालनी है ऑक्सीजन की, ऊपर हम क्या लिखेंगे मैस ऑफ एलिमेंट इन वन मोलिक्यूल, एक मोलिक्यूल में कितनी है 16 है मैस ऑक्सीजन का एलिमेंट का, डिवाइडेड बाय मैस ऑफ कंपाउंड कितना है हमारे पास, मोलर मैस ऑफ कंपाउंड कितना है ऑक्सीजन वाटर का आपको पता ही होना चाहिए, मोलर मैस होता है 18, तो 18 मल्टीप्लाई बाई 100, 100 भी करना है, 100 से मल्टीप्लाई करें तो इसको सोल्व करेंगे, आपके पास जो आंसर आएगा वही आपका परसेंटेज कंपोजिशन हो। ठीक है, सोल्व करने से आपको डिवाइड वगैरह करके आंसर आएगा, आप कैलकुलेट करके, कैलकुलेशन आपके मजबूत होनी चाहिए। अब नेक्स्ट जो है वो आपके पास ये इसी तरह के दो सवाल पूछे जाएंगे, या तो इस तरह पूछेगा परसेंटेज कंपोजिशन, या इस तरह से पूछेगा न्यूमेरिकल डाटा ना दे। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट सवाल, ये परसेंटेज कंपोजिशन हमने सीख लिया, एम्पिरिकल और मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना कैसे है। अब एम्पिरिकल और मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे निकालना है, इसको मैं ना 4 स्टेप्स से हम निकालते हैं एम्पिरिकल और मोलिकुलर फॉर्मूला, और मैं चारों स्टेप्स को साथ साथ एग्जाम्पल के ज़रिए एक्सप्लेन करता जाऊँ। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, सवाल हमारे पास है, मैं यहाँ पर पहले सवाल लिख लेता हूँ। सवाल है हमारे पास के कंपाउंड, एक कंपाउंड है, कंपाउंड कंटेनिंग कंपाउंड है, उसके अंदर जो है वो हमारे पास कार्बन है 24 ग्राम, हाइड्रोजन है 3.6 ग्राम, और ऑक्सीजन है 32.4 ग्राम। तो ये हमारे पास कंपाउंड के अंदर हैं 3 एलिमेंट जिनकी आपको दे दी है ग्राम में वैल्यूज। कह रहा फाइंड करें इट्स एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला बताएं, और जब आपको पता है एम्पिरिकल फार्मूला आ जाए तो इसका हम मोलिकुलर फार्मूला भी निकाल ही सकते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला फाइंड करें। फ्रेंड पे एक हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि इस कंपाउंड का जो मोलिकुलर मैस है,
मोलिकुलर मास है वो है 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन दी। अब इसको हम सोल्व करेंगे, साथ साथ स्टेप्स भी लिखते जाएंगे। तो पहला स्टेप है आपके पास एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला को फाइंड करने का, वो है फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करें ऑफ ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट की जो है वो परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करें। मतलब क्या, इस सवाल में देखें कि हमारे पास जो एलिमेंट उसने दिए हैं वो कितने दिए हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, इन तीनों की हमने परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करनी है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने रूल लिख दिया, पहला रूल लिख दिया। अब यहाँ पर उस रूल को अप्लाई करके इस एग्जाम्पल पे सीखेंगे। परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं कार्बन की। हमने सीखा है कि परसेंटेज कंपोजिशन में ऊपर क्या लिखते हैं, मैस ऑफ एलिमेंट। मैस ऑफ एलिमेंट कितना है, कार्बन 24। नीचे क्या लिखते हैं, मैस ऑफ कंपाउंड। और मोलिकुलर मैस का मतलब ही है, कंपाउंड का मोलिकुलर मैस का मतलब ही है कंपाउंड का मैस। ठीक है, वो है 60 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 100। इसको हम कैसे लिखेंगे, 0 0 से कैंसिल हो गया, 6 1 6, 6 4 24, और 4 मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया, 40। ये आ गया हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन कार्बन की 40। फिर जो है हमारे पास परसेंटेज हाइड्रोजन की अगर निकालें, हाइड्रोजन का एलिमेंट का मैस 3.6, मॉलिक्यूल का मैस 60 ग्राम मल्टीप्लाई 100, 60 का 0 गया। अब आगे ये जो है 3.6, इसको अगर मैंने इशारिया ख़त्म करना हो तो क्या होगा, 36 डिवाइडेड बाई 6 0। अब ये 0 तो कैंसिल हो गया था, हम अगर ये इशारिया ख़त्म किया तो नीचे 0 आता है, आपको पता ही है। ठीक है, वो 0 आ गया, तो 0 आ गया। अब यहाँ पर क्या बचा था, एक ही 0 बचा था। वो एक जो 0 आया वो इससे कैंसिल हो गया, 1 6 6 36। तो इसकी मतलब आ गई 6% हाइड्रोजन। अब निकालते हैं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की परसेंटेज आपने निकालनी है तो आप इस तरह भी निकाल सकते हैं कि देखें 100% होता है ना कोई भी कंपाउंड, 40 उसमें से कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। 40 और 6 46, 46 जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन हो गए। अब बाकी जो है 100 में से जो बच जाएगा, माइनस कर दें इसको 46 को, बाकी कितना बनेगा हमारे पास, 54%, वो ऑक्सीजन की। इस तरह भी आप निकाल सकते हैं, या फिर आप इस तरह निकाल लें, वही फॉर्मूला निकाल के हमारे पास ऑक्सीजन है 32.4 डिवाइडेड बाई आपके पास 60 मोलिकुलर मैस मल्टीप्लाई बाई 100। इसको आप उसी फॉर्मूला से निकाल के 0 0 से कैंसिल हो गया, 32.4 का नीचे आ जाएगा एक और 0, इस 0 की वजह से नीचे एक 0 आ जाएगा हमारे पास। तो ये आपके पास डिवाइड करके तकरीबन आपके पास जो आंसर है 54 के करीब ही आएगा। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा इसको, नहीं तो मैं आपको डिवाइड कर ही देता हूँ ताकि आप वो कैलकुलेशन आनी रहेगी। तो 54 कैसे आता है आपको अभी डिवाइड करके देखें, 54 कैसे आता है। आप 32.4 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई, 0 0 से कैंसिल हो गया, बाकी यहाँ पे 10 रह गया। अब ये जो पॉइंट है इसको अगर ख़त्म करेंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, तो हो जाएगा 324 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 100, ऐसे ही रह गया ना। ये 0 पहले तो कैंसिल हो गया, मगर अब ये कार्य ख़त्म करने से नीचे फिर आ गया। अब ये फिर 0 0 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास नीचे 6 रह गया, ऊपर क्या रहेगा 324, 324 डिवाइडेड बाई 6। अब 324 को हमने अंदर रखना है, यहाँ पे इसको कर लेते हैं, 324 को अंदर को बाहर रख, तो 6 6 6 5 30 हो गया, बाकी क्या रह गया 24, 6 6 6 5 30, और नीचे 2 नीचे 24, और 6 4 24, हमारे पास 54%। आपने 54 ही लिखा था, आप उस तरह भी कर सकते। पहला स्टेप क्या था, परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करना। दूसरा स्टेप है हमारे पास, और दूसरा स्टेप का नाम है
दूसरे स्टेप का क्या नाम है? फाइंड द ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक, दूसरा। अब देखिए, मैं दूसरा स्टेप लिखूंगा, साथ ही इसको सोल्व भी करूंगा पिछले वाले एग्जाम्पल को। फाइंड ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास से मुराद ये भी है मोल में। ग्राम एटॉमिक मतलब ये तीनों एलिमेंट जो हमने लिए हैं इनके क्या भी फाइंड करें, ग्राम एटॉमिक मास से मुराद क्या भी है कि नंबर ऑफ मोल्स भी है मुराद, मोल्स। और वो कैसे करते हैं हम? ग्राम एटॉमिक मास अगर फाइंड करना है कैसे करते हैं? वो फाइंड हम करते हैं कि परसेंटेज को, हमने परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है, उसको हमने डिवाइड कर देना है किससे? एटॉमिक मास से। मतलब अगर जो हमने कार्बन की परसेंटेज निकाली है उसको कार्बन के एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना। तो करते हैं इनको, हल करते हैं इनको। सबसे पहले जो है हमने परसेंटेज, जो सॉरी ग्राम एटॉमिक मास निकालना है, ग्राम एटम्स ऑफ, फाइन ग्राम एटम्स होगा यहाँ, ग्राम एट, ग्राम एट, ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन। कैसे निकालेंगे? कार्बन का जो मास है, कार्बन के जो ग्राम एटम्स आए हैं, कार्बन का जो परसेंटेज कंपोजिशन आई है उसको डिवाइड कर देंगे कार्बन के एटॉमिक मास। कार्बन की परसेंटेज कंपोजिशन आप पीछे से देख सकते हो, वो आई थी 40%। और इसको डिवाइड करेंगे कार्बन के एटॉमिक मास से जो कि होता है 12। तो ये आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा उसको देखते हैं। 12 एक 12, 12 दूने 12 3 36, ठीक है। और बाकी कितने रह गए? 4। पॉइंट लगा के फिर 0 लेंगे तो फिर 12 एक 12, 12 3, तो आपके पास 3.3 आंसर आएगा। इसको आप सोल्व कीजिएगा, 3.3 आंसर, ठीक है। अगर हम निकालें ग्राम एटम्स ऑफ, तीनों के निकालने हैं बारी बारी, ये दूसरा स्टेप है। ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का अभी हमने परसेंटेज कंपोजिशन निकाली 6%, और इसका मैस होता है 1। 1 से इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगी 6% ही आएगी, ठीक। और इसके बाद निकालेंगे ग्राम एटम्स ऑफ, ग्राम एटम्स ऑफ, और ऑक्सीजन के ग्राम एटम परसेंटेज अभी हमने पीछे निकाली है। के लिए ग्राम एटम निकालने के लिए हमने परसेंटेज को डिवाइड करना होता है, तो परसेंटेज अभी हमने निकाली 54 डिवाइडेड बाई 16। तो इसको भी जब आप डिवाइड करोगे तो 16 एक 16, 16 3 48, और 48 में से 54 निकाल दिए तो हमारे पास, 54 में से 48 निकालिए तो हमारे पास बच जाएंगे 6। तो 6, और फिर आप 6 को 0 लेंगे तो फिर आपके पास 16 3 48 ही आना चाहिए। तो 3.3 इसका भी आंसर आएगा, आप डिवाइड करके देखिए। ये हमारे पास तीसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। हमने क्या निकाल लिए? ग्राम एटम्स फाइंड कर लिए। ये आपने बहुत अहम है, ग्राम एटम्स को ध्यान से देख लेना। परसेंटेज नहीं आना चाहिए था, ग्राम एटम। अब क्या करना है? तीसरा स्टेप है हमारे पास, ग्राम एटम्स फाइंड कर लिए। तीसरा स्टेप है फाइंड सिंपलेस्ट रेशो। क्या करना है? फाइंड सिंपलेस्ट रेशो, प्राइम एटॉमिक रेशो, या फिर एटॉमिक रेशो फाइंड कर। अब एटॉमिक रेशो कैसे फाइंड करते हैं ये भी समझें। एटॉमिक रेशो को फाइंड करने के लिए हमने क्या करना होता है? डिवाइड कर दें, डिवाइड डिवाइड एवरी ग्राम एटम्स, जो हमने पीछे तीनों के कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ग्राम एटम निकाले हैं, उस तीनों को डिवाइड कर दो बाय लोवेस्ट ग्राम एटम। मतलब जो सबसे कम ग्राम एटम का नंबर है उससे डिवाइड कर दो इन तीनों को। तो लोवेस्ट ग्राम एटम हमने देखना है कौन सा है, अभी देखते हैं ऊपर कौन सा लोवेस्ट ग्राम निकाले हैं।
देखिए अगर तीनों ग्राम एटम्स में से हमारे पास 3.3, 6 और 3.3, 3.3 इन तीनों में से लोवेस्ट है, तो हम इसको 3.3 को भी, 6 को भी और 3.3 को भी 3.3 से ही डिवाइड कर देंगे इन तीनों को, ठीक है। तो 3.3, 6 और 3.3 को 3.3 से डिवाइड करना है। तो ये हमारे पास था ग्राम एटम्स। सबसे पहले हम लिखते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और अब इन दोनों के जो है हम आई हमारे पास, इसकी 3.3 थी, इसकी 6 थी, तो इसकी भी 3, और इनको अब हमने क्या करना था, लोवेस्ट से 3.3 से डिवाइड करना था। ये आपको करने में अभी जो है वो लंबा टाइम ले रहा है, मगर ये जब आप करेंगे तो आपको टाइम नहीं इतना लेगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ये तो डिवाइड होके 1 ही आ गया, ये क्या होगा 3.3, तो अगर तकरीबन 6.6 मान लें तो ये 2 आ जाएगा, या फिर नीचे वाले को 3 मान लें, अप्रोक्सीमेटली 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। मतलब ये कि कार्बन का 1, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1, ये हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला बनेगा, जिसको अगर मिला दें तो ये बन जाएगा 2। कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, CH2O, ठीक है जी। अब दूसरा इसका पोर्शन था इसी सवाल का कि इसका मोलिकुलर फॉर्मूला भी निकालें। जब आप मोलिकुलर फॉर्मूला निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे, मोलिकुलर फॉर्मूला अभी हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने का। मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला अभी हमने निकाला है, क्या है वो, मोलिकुलर फॉर्मूला हमें फाइंड करना है, एन भी फाइंड करके निकालेंगे। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, CH2O। एन क्यों फाइंड करेंगे तो क्या होता है, एन का फॉर्मूला मोलिकुलर मास और एम्पिरिकल फॉर्मूला। मोलिकुलर मास अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में आपको दिया गया है वो है 60 ग्राम, तो आप क्वेश्चन में देखेंगे बहुत ऊपर चले आपको 60 ग्राम दी, और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कहाँ से निकालेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला से निकाल, एम्पिरिकल फॉर्मूला है CH2O। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना हो जाएगा, एक कार्बन का 12, 2 हाइड्रोजन का 2, 12 2 14 और एक ऑक्सीजन का 16, ये हो जाएगा 30। मोलिकुलर मास हमारे पास 60, एम्पिरिकल फॉर्मूला है 30, ये हमारे पास आ जाएगा 2, एन की वैल्यू 2 आ जाएगी, N2 CH2O, तो 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो C2H4 O2 हमारे पास मोलिकुलर फॉर्मूला भी आ जाएगा। इस तरह से हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला भी फाइंड कर लिया। क्या है एम्पिरिकल फॉर्मूला, वो है H2O, और मोलिकुलर फॉर्मूला भी हमने फाइंड कर लिया, वो क्या है C2H4O2। तो ये इस तरह से आप हाउ टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला वाला आंसर कर सकते हैं। अब इसमें देखें 3 स्टेप अभी तक हमने यूज़ किए, कौन कौन से 3 स्टेप यूज़ किए हैं अभी मैं वो आपको लिखवा देता हूँ ताकि पीछे से आपको देखना ना पड़े। लिख दें 3 स्टेप आपने कौन कौन से, पहला आपने यूज़ किया है फाइंड परसेंटेज कंपोनेंट। इसका एमसीक्यू ना आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा स्टेप एम्पिरिकल फॉर्मूला को फाइंड करने के लिए नहीं होता, तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। पहला है फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट की जो है परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करें। दूसरा था फाइंड ग्राम एटम्स, इसको हम क्या क्या भी कहते हैं, फाइंड ग्राम एटम्स बोलते भी कहते हैं। तीसरा था इनकी एटॉमिक रेशियो फाइंड करें। एटॉमिक रेशियो को हम कैसे फाइंड करते थे, सबके ग्राम एटम्स को डिवाइड कर देते थे लोवेस्ट ग्राम एटम। और चौथा होता है कि अगर हमारे पास ये वाला जो आंसर आया है एंड पे, ये वाला जो आंसर आया है डिवाइड करने के बाद, ये जो आंसर आया है 1 2, यहाँ पर भी 1,
तो ये जो आंसर अगर जो डिवाइड करने के बाद जो है वो होल नंबर में ना आते, फ्रैक्शन में आते, जिस तरह 1.5, 3.3 और 4.5 इस तरह आते, तो फिर तो हम इसके साथ 1.5 नहीं ना लिख सकते थे सी के साथ। तो अगर इस तरह का आंसर आ जाए आपके पास, तो फिर चौथा स्टेप जो है वो इस्तेमाल यहाँ पर इस सवाल में इस्तेमाल नहीं हुआ। मगर चौथा स्टेप इस्तेमाल होता है जब फ्रैक्शन में आ जाए। जब फ्रैक्शन में आ जाए तो आपने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई विद सूटेबल नंबर, सूटेबल नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना होता है जब आपका फ्रैक्शन में आ जाए, ताकि क्या हो जाए, दैट कन्वर्ट्स इनटू, ताकि उसको कन्वर्ट कर सकें इसमें होल नंबर, तो होल नंबर में कन्वर्ट कर सकते। मान लें कि आपके पास जो है वो जो आंसर आ जाते वो आ जाते, कार्बन का जो आ जाता 1.5, हाइड्रोजन का समझ लें 1 नहीं आता, ऑक्सीजन का भी आ जाता 1.5। अब फ्रैक्शन में आ ही नहीं है, फ्रैक्शन में आ गए हैं, होल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि 1.5 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये होल नंबर बना दें, मतलब 3, 5, 6 इस तरह का होल नंबर बना दें। तो अगर 1.5 को हम मल्टीप्लाई करें 2 से तो क्या बना देता है 3, तो इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 बना देगा। 2 से जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं सबको 2 से करेंगे, तो इसको भी 2 से करेंगे, तो इसको भी 2 से करेंगे, तो ये क्या बना देगा 3, ये क्या बना देगा 2 और ये क्या बना देगा 3। तो अब क्या हो जाएगा, कार्बन 3, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 3, ये हो जाएगा C3H2O3 अगर इस तरह से होता होल नंबर में। तो ये आपने याद रखना है चौथा स्टेप। अब कोई सवाल होते हैं जिसके अंदर आपको सिर्फ पहले 3 स्टेप ही इस्तेमाल करने होते हैं, चौथा स्टेप इस्तेमाल नहीं होता और आपका आंसर आ जाता है। कई सवाल ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपको आखिरी वाले 3 स्टेप इस्तेमाल करने होते हैं, आपका आंसर आता है, मतलब परसेंटेज उसने दी होती है, आपको आखिरी वाले 3 स्टेप इस्तेमाल करने होते हैं। अभी जो हमने सवाल इस्तेमाल किया है वो पहले 3 वाला किया है, चौथे वाला नहीं किया। अब हम जो करेंगे वो ये करेंगे कि एक सवाल जो है फिर वो पहले 3 वाला करेंगे, फिर जो है हम पास्ट पेपर का सवाल करेंगे 2022 का, जिसमें ये लास्ट वाले ये वाले 3 इस्तेमाल करके हो सवाल सॉल्व हुआ है। और कोई जो आसान सवाल होते हैं ना उसमें क्या होता है, तो परसेंटेज कंपोजिशन भी उसने दी होती है और आपको 2 और 3 वाला स्टेप इस्तेमाल करके आंसर आ जाता है, 4 वाला स्टेप इस्तेमाल करना नहीं पड़ता, क्योंकि वो फ्रैक्शन में नहीं आते, वो होल नंबर में ही आते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपने ये चारों स्टेप्स इस्तेमाल करके निकालने होते हैं। कोई भी मैंने ऐसा सवाल नहीं देखा अभी तक एंट्री टेस्ट में जिसमें चारों स्टेप इस्तेमाल हो। किसी में पहले वाला नहीं इस्तेमाल होगा, किसी में चौथे वाला नहीं इस्तेमाल होगा, तो किसी में तो सिर्फ 2 ही, दूसरा और तीसरा इस्तेमाल। अब कुछ और चंद सवाल करते हैं जिससे आपको मज़ीद कंसेप्ट ये क्लियर हो कि कैसे हमने एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड करना है। ठीक है, तो एक सवाल और लिख लेते हैं। सवाल है हमारे पास कि हमारे पास एक अ कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, अ कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक कंपाउंड है जिसके पास कंटेन्स, जो कि रखता है मैग्नीशियम, के पास मैग्नीशियम कितनी है 2.4 ग्राम और उसके पास ऑक्सीजन है 1.6 ग्राम। कह रहा है फाइंड करें इट्स एम्पिरिकल फार्मूला, इसका एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो फाइंड करें। तो वही 4 स्टेप निकालें तो आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा। अब देखिए इसमें परसेंटेज कंपोजिशन नहीं दी गई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करनी पड़ेगी। इसमें मैथ दिया गया है, पहला स्टेप इसमें लगेगा परसेंटेज कंपोजिशन वाला। तो हम निकालेंगे पहला स्टेप में परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम की परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालते हैं, ऊपर एलिमेंट का मैथ, नीचे कंपाउंड का मैथ। ठीक है, यहाँ पर एलिमेंट का मैथ कितना दिया गया है 2.4 ग्राम। ठीक है, और इसका कंपाउंड का मैथ कितना दिया गया है। अच्छा, कंपाउंड को उसने ना सवाल में देना चाहिए था, जो कि उसने दिया भी हुआ है, अभी मैंने चेक किया, वो है 4 ग्राम पूरे कंपाउंड का मैथ। तो 2.4 को हम किसे 4 से जो है वो डिवाइड करेंगे, हमें पता है कि एलिमेंट के मैथ को डिवाइड करना है कंपाउंड के मैथ से और मल्टीप्लाई कर देना है 100।
तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट ख़त्म करके क्या आ जाएगा नीचे 24/4 के साथ 0 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 100। 4 0 0 से कैंसिल हो गया, 4 1 4 4 6 24, 6 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा 60। 60% हमारे पास जो है मैग्नीशियम आ गया। अगर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालें, ऑक्सीजन वैसे भी श्योर यह कि दो ही एलिमेंट है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। अगर मैग्नीशियम 60% है तो ऑक्सीजन क्या होगा, 100 में से 60 माइनस कर दें, हमारे पास जो है ऑक्सीजन जो है वो 40%। नहीं भी आप ऐसा करना चाहते तो आप फॉर्मूला लगाया करें, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, मैथ इसका है 1.4 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 100। 4 तो मैथ था उसका कंपाउंड का। तो अगर पॉइंट को ख़त्म करें तो ये आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट ख़त्म कर ये आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 4। 0 पॉइंट को ख़त्म करने से ये 0 0 से कैंसिल हो गया, 4 1 4 4 4 16 और 4 मल्टीप्लाई 10 40। ये पहला स्टेप ख़त्म हो गया हमारा परसेंटेज कंपोजिशन। दूसरा था कि इनके ग्राम एटम्स यानी मोल्स फाइंड करना। कैसे फाइंड करते थे, इनकी जो परसेंटेज कंपोजिशन है उसको डिवाइड कर देना इनके मोलर मैस से, एटॉमिक मैस जिसको हम कहते हैं एटॉमिक मैस। तो मैग्नीशियम की आई है 60%, इसको 60% को हम डिवाइड करेंगे मैग्नीशियम के एटॉमिक मैस से जो कि होता है 24। इसी तरह ऑक्सीजन की आई है हमारे पास 40%, ये ऑक्सीजन की 40%, इसको हम डिवाइड करेंगे ऑक्सीजन के मोलर मैस 16 से। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 6 4 24, 6 10 60, 2 दूनी 4, 2 5 10 और 5 को 2 पे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 2.5। इसी तरह 4 4 16 और 4 10 40, 2 दूनी 4 और 2 5 10, 5 को 2 पे डिवाइड करोगे तो इसका भी आंसर 2.5 आ जाएगा। मतलब दोनों के जो हैं वो एटॉमिक ग्राम एटम जो है वो कितने हैं 2.5 ग्राम। अब तीसरा स्टेप क्या था कि इन दोनों के ग्राम एटम जो हैं उसको लोवेस्ट ग्राम एटम से डिवाइड करना। अब देखो दोनों के ही ग्राम एटम सेम आए हैं, मतलब दोनों के ही सेम है तो दोनों ही लोवेस्ट हैं, दोनों ही छोटी वैल्यूज़ हैं। तो किसी को भी 2.5 से डिवाइड कर देना है, मतलब दोनों को 2.5 से डिवाइड कर देना है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन 2.5 को डिवाइड कर देना है 2.5 से, क्योंकि है ही 2.5 यहाँ पर आंसर तो यही छोटा होगा। या डिवाइड करने से 1 आया, ये भी डिवाइड करने से 1 आया, तो मैग्नीशियम का भी एक आ गया, ऑक्सीजन का भी एक आ गया, तो ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला का आंसर आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसका एम्पिरिकल फार्मूला जो आया है वो क्या आया है MgO। ये आपने याद रखना है एम्पिरिकल मैग्नीशियम। ये सादा सा सवाल था, इसमें भी देखें 1 2 और 3 स्टेप ये सवाल है, चौथा नहीं हुआ कि ये फ्रैक्शन में नहीं आया, ये डिवाइड करके फ्रैक्शन में नहीं आया। डिवाइड करके फ्रैक्शन में आता तो फिर डिवाइड करके ये 1 1 आ रहा है जो कि फ्रैक्शन में। अब एक और सवाल करते हैं जिसमें जो है वो ये फ्रैक्शन में आएगा, और ये सवाल है अभी पास्ट पेपर का, और ये इसमें थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है। आप इसको पॉज करके खुद ट्राई करिएगा, ठीक है। अ कंपाउंड ऑफ फॉस्फोरस, ये एमडी का 2023 का है। अ कंपाउंड ऑफ फॉस्फोरस, एक फॉस्फोरस का कंपाउंड है हमारे पास, फॉस्फोरस ऑक्साइड। इससे पता चल रहा है कि इसमें फॉस्फोरस और ऑक्साइड दो एलिमेंट होंगे। हैज़ फॉस्फोरस ऑक्साइड हैज़ 43.6% ऑक्सीजन, उसमें 43.6% ऑक्सीजन है फॉस्फोरस ऑक्साइड में। फाइंड इट्स एम्पिरिकल फार्मूला, इसका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करें। जल्दी से पॉज करें और इसको ट्राई करें। कर लिया, ट्राई करें जल्दी से। कर लिया तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जल्दी से ट्राई करें, नहीं तो आपका एक पूरा लेक्चर लेने का कोई फ़ायदा नहीं। ट्राई करें जल्दी, ठीक है। चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग पोज करें। अब देखें उसने फॉस्फोरस ऑक्साइड का नाम लिया है, मतलब इसमें दो एलिमेंट होंगे फॉस्फोरस और ऑक्सीजन।
उसमें से उसने कह दिया ऑक्सीजन है वो 43.6% है, मतलब परसेंटेज कंपोजिशन दे दी। पहला स्टेप हमने नहीं करना, ठीक है। मैंने कहा था ना, या तो पहला स्टेप निकालेगा या चौथा, तो यहाँ पर उसने पहला निकाल लिया, इसमें चौथा आने वाला है। तो फॉस्फोरस की उसने दे दी है हमें परसेंटेज कंपोजिशन सॉरी ये ऑक्सीजन की दी है 43 ऑक्सीजन की हमें दे दी है 43.6%। तो हम अपनी आसानी के लिए ना लिख लेते हैं 44%, 44 लिख लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। फिर अगर हमने ऑक्सीजन फॉस्फोरस की निकालनी हो, हमें पता है कि फॉस्फोरस ऑक्साइड जो कंपाउंड है उसमें ऑक्सीजन और फॉस्फोरस दो ही एलिमेंट हैं। अगर ऑक्सीजन 43.6 है तो फॉस्फोरस हम कैसे निकालेंगे? फॉस्फोरस को निकालेंगे 100 में से माइनस कर देंगे 44, क्योंकि 44 हमने इसको माइनस करेंगे 44 तो आपके पास आ जाएगा 56%। ठीक, अच्छे से नोट करते हैं 56%। अब ये हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन उसने सवाल में दे दी थी। दूसरा स्टेप हमारा क्या होता था कि इनकी हमने क्या फाइंड करनी होती है? ग्राम एटम्स फाइंड करने होते हैं। ग्राम एटम्स कैसे फाइंड करते थे? जिस तरह अगर मैंने ग्राम एटम निकालने हैं ऑक्सीजन, तो इसकी परसेंटेज कंपोजिशन 44 को डिवाइड कर दूं मैं इसके जो है वो ग्राम एटम्स को फाइंड इसके एटॉमिक मास से, ऐसे ही है ना, एटॉमिक मास से। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 16। तो 44 डिवाइडेड बाई 16 आपने इसको सोल्व करना है। तो इसको मैं जो है इस तरह सोल्व कर लेता हूँ कि 2 8 16, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, मतलब 22 डिवाइडेड बाई 8। इसको अगर मैं साइड पर रख के डिवाइड करूँ यहाँ पर, 22 अंदर और 8 बाई, तो क्या हो जाएगा? 8 3 24 होता है, तो वो वहाँ पर नहीं जाएगा। 8 दूने 16 होता है, 16 में से 22 में से 16 गए तो हमारे पास आ गया 6। पॉइंट लगा अगर 0 लेंगे क्या आ जाएगा? 8 8 8 7 56 होता है, 8 7 और 4 फिर लेंगे, 4 बाकी बच गया, फिर पॉइंट 0 ले लेंगे, 8 5 40 होता है। हमारे पास आ जाएगा 2.75। इसका आ गया एटॉमिक रेशो 2.75 ऑक्सीजन। ठीक है जी, ये एक आपके पास आंसर आ गया ऑक्सीजन। यहाँ पर कैलकुलेशन का ही मसला पड़ेगा, कैलकुलेशन इसमें। अब हमने निकालनी है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस की एटॉमिक रेशो। स्टेप 2 था, ठीक है। पहला हमारे पास ये, दूसरा यहाँ से स्टार्ट। फॉस्फोरस की एटॉमिक रेशो निकालेंगे। फॉस्फोरस के परसेंटेज मास को डिवाइड करेंगे फॉस्फोरस के एटॉमिक मास से। एटॉमिक मास होता है इसका 31, ठीक है जी, 31। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 56 बाई रखें 30। तो आप इसको जब डिवाइड करने बैठेंगे तो आपको पता है 31 जो है उसको अगर 2 बार मल्टीप्लाई करें तो वो 62 हो जाता है। अगर अब इसको हम एक ही बार लिखें तो 31 30, और इसको जब आप माइनस करेंगे तो माइनस करने से आपके पास क्या आंसर आना चाहिए? माइनस करने से आपके पास आंसर आना चाहिए 6 में से 1 गए तो 5 आ गए, 5 में से 3 गए तो 2 आ गए। ये अभी छोटा है 25, तो वहाँ पर पॉइंट लगा कर 0 लेंगे। जब आप पॉइंट लगा कर 0 लेंगे तो आपके पास ये जो है 250, 31 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 250 के करीब करीब हमारे पास रकम। तो 31 का 10 होता है 250, तो तकरीबन 8 से मल्टीप्लाई करें फिर आपके पास तकरीबन जो है 250 के करीब रकम आती है। और वो वाली जो रकम आती है 250 के करीब, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 248 के करीब आती है हमारी, 240, मतलब 1.8 का हमारा आंसर आ रहा है। हम यहाँ पर ही रुकेंगे, इससे ज़्यादा आगे नहीं देंगे। इसकी परसेंटेज कंपोजिशन आ गई 1 हमारे पास। अब तीसरा स्टेप क्या था कि ये जो परसेंटेज कंपोजिशन नहीं थी, ग्राम एटम, इन ग्राम एटम्स को सबसे छोटे ग्राम एटम से डिवाइड करना। अब देखो ग्राम एटम में 1.8 है, 2.75, सबसे छोटा कौन सा है? 1.8। मतलब ये कि जो ऑक्सीजन का आया है 2.75,
0.75 और जो फॉस्फोरस का आया है 1.8। इन दोनों को किससे डिवाइड करना है? 1.8 से, तो इसको भी 1.8 से। जब ये दोनों डिवाइड होंगे तो ये दोनों तो 1 आ जाएगा। अब इन दोनों को डिवाइड करने का मसला है और यहाँ पर भी कैलकुलेशन थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पर आपकी कैलकुलेशन भली लगी। देखिए इनके जब पॉइंट ख़त्म करेंगे तो क्या आ जाएगा नीचे 75, क्या आ जाएंगे 2 0 और 18 1.8 का अगर ख़त्म करेंगे पॉइंट तो एक एक ज़ीरो जो है वो ऊपर चला, ये एक ज़ीरो से कैंसिल हो गया और एक ज़ीरो 10 मल्टीप्लाई 8 कितना हो गया 275 डिवाइडेड बाई 80 आ जाएगा। और इसको जब आप सॉल्व करोगे 275 अंदर रख के इसे इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 80 को जब आप 80 तो 160, तो आपके पास तकरीबन ये जा रहा है ये 180 आएगा ना। ठीक है सही आ रहा है। तो इसको हम अगर वन वन पे ही लिखें 180, सॉरी यहाँ पर 18 था ना, जब यहाँ पर 18 था तो 180 आना, 18 मल्टीप्लाई 10 कितना आ जाएगा 180, ये 180 आना। 180 को डबल डबल करेंगे तो आपके पास जो है 360 आएगा जो कि ज़्यादा हो जाएगा। हम 1 लिख के इसको 180 ले लेंगे, 180 ले लिया तो अब माइनस करेंगे तो आपके पास जो है वो आंसर आएगा 180 को माइनस करके तकरीबन 95 ऐसे आ गया। दो इधर गया तो 17 में से 8 गया तो आपके पास 9 बच गया। अब ये छोटा है तो इसको हम 0 लेंगे, पॉइंट लगा दिया हुआ है तो 0 950, ये आपको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 को तो 950 900 आता है सॉरी, तो इसमें से फिर 50 बच जाएंगे तो हम बस 1.5 तक इसको सोल्व करेंगे। तो अब इसका आंसर आएगा 1.5 और इसका आएगा, हमने पहले निकाल दिया, रीजन का आएगा 1.5, फॉस्फोरस आएगा 1। अब देखिए ये जो हमने डिवाइड करके आंसर निकाले हैं ये हमें सेम आंसर नहीं है, क्या नहीं आए, मतलब वो फ्रैक्शन में आए हैं, हमें होल नंबर में नहीं आए। जब होल नंबर में नहीं आए तो हमने चौथा स्टेप क्या यूज़ किया था, चौथा स्टेप था हमारे पास कि इनको ऐसे मल्टीप्लाई करना, ऐसे मल्टीप्लाई करना, लिख आया हमारे पास। अब इनको ऐसे से मल्टीप्लाई करना है कि ये जो है होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3 और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब P3O2, ये हमारा आंसर होगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन के बाद ये आंसर आया था। बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज हो गए, तो आपने इसको अच्छे से करना है। तो यहाँ पर मैं अगर सवाल जो पूछा गया था उसमें ही लिख देता हूँ एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या था हाईलाइट करके। P3, तो आप ऑप्शंस में डिफरेंट तरह से लिखा गया होगा, P2O2 इस तरह से कुछ भी लिखा गया होगा, मगर आपने क्या फाइंड करना है P3O2, ये आपने अपनी तरफ से बताना। अब नेक्स्ट छोटा सा एक सवाल करना है नेक्स्ट, बस आपकी फिर छुट्टी हो जाएगी। छोटा सा सवाल ये है कि आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड ये डिफरेंट वैरायटी का है, उस तरह का नहीं है जो आपने एम्पिरिकल फार्मूला यूज़ किया उसका तरह का नहीं, उस तरह के सवाल अब आप खुद कर लेंगे, डिफरेंट बुक्स से जाके करें। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज़, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड उसका एम्पिरिकल फार्मूला है, एम्पिरिकल फार्मूला है हमारे पास C3H
CO। और क्या है उसका, अगर इफ़ का मोलर मास जो है वो मोलर मास इक्वल हो 110.15 ग्राम, देन फाइंड मोलिकुलर फार्मूला। मोलिकुलर फार्मूला फाइंड करें। अच्छा, अब मोलिकुलर फार्मूला जो है फाइंड करने के लिए हमें उसने एम्पिरिकल फार्मूला दे दिया है और हमें पता है मोलिकुलर फार्मूला फाइंड करना है, तो फार्मूला आता है n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला उसने दे दिया, मोलिकुलर फार्मूला फाइंड करना है, n पता होगा तो हम कर सकेंगे। n कैसे निकालना है, n इज इक्वल टू, फार्मूला अभी पढ़ा था, मोलिकुलर मास या फिर मोलर मास ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास। और मोलिकुलर मास उसने हमें सवाल में दे दिया कितना, 110.15, 110.15। और एम्पिरिकल फार्मूला मास इसका निकालें अगर, तो कार्बन कितने हैं 3, मल्टीप्लाई एक कार्बन का होता है 12, 3 मल्टीप्लाई 12 कितना हो गया हमारे पास 12, 12 दूनी 12 3 36। फिर आगे आ गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का होता है, एक का होता है 1 मल्टीप्लाई बाई 3 हाइड्रोजन है, तो ये हो जाएगा 3, ये हो गया 12, 36 और 3 39। एक ऑक्सीजन है 16, ये हो गया 40 और 16 50। हमारे पास जो है वो मोलिकुलर एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। नीचे 50 आ गया, 50 एक 50, नहीं सॉरी 16, इसमें अगर प्लस करेंगे तो वो 55 हो जाएगा। 40 में 16 प्लस करोगे तो वो 55 हो जाएगा। ये 55 था, 55 एक 55, 55 में 110, तो इसको हम 110 ही मान लेते, तो ये 2 आ गया, एन की वैल्यू 2 आ गई। यहाँ पर हम लिखेंगे एन की वैल्यू हमारे पास 2 है और एम्पिरिकल फार्मूला है C3H3O। ये हमारे पास आ जाएगा C2 अंदर मल्टीप्लाई होगा 3 से, C6H6O2, ये इसका मोलिकुलर फार्मूला आ जाएगा। अब आपने जो है ये मोलिकुलर फार्मूला का जो सवाल आया था, ये आया था तकरीबन एमडी कैट जो है हमारे पास 2012 में सवाल ये पूछा गया था। इसी तरह का मिलता जुलता सवाल जो है हमारे पास पूछा गया था 2016 के करीब, तो पूछा गया था 2014 के करीब पूछा गया था, 2014 में पूछा। उसमें उसने ये पूछा था कि हमें, हमारे पास जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला है एक, वो है CH2, और इसका जो है मोलिकुलर फार्मूला फाइंड करना है। का जो है हमारे पास मोलर मास जो है वो 2800 ग्राम है। अब एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना, मोलिकुलर फार्मूला फाइंड करना है, तो ये फार्मूला लगेगा n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। और अगर हमें n फाइंड करना है तो n के लिए हमें ये वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। और ये वाले फार्मूला में मोलिकुलर मास कितना हमें सवाल में उसने दिया है 2800। और इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना होगा, एक कार्बन है तो 12, 2 हाइड्रोजन है तो 2 वो हो गए, 14 हो गया। क्या आ जाएगा 14, 14 एक 14, 14 दूनी 28, तो 200। ठीक है, 250 दिया था ना, 28, हाँ ठीक है, तो 200। अगर ये 2800 दिया हुआ तो ये, अगर 28,000 दिया होगा तो फिर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। मेरे ख्याल से 28,000 था, मगर अभी हम 2800 ही लें। तो हमारे पास एन आ गया, एन आ गया जी 200। मतलब ये जो इसका मोलिकुलर फार्मूला होगा वो होगा 200 टाइम ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। ऑप्शन में इसी तरह की ऑप्शन थी, तो जो एम्पिरिकल फार्मूला है, मोलिकुलर फार्मूला है, वो 200 टाइम बड़ा होगा एम्पिरिकल फार्मूला, मतलब 200 टाइम्स इनटू एम्पिरिकल फार्मूला होगा। इस तरह से ऑप्शन लिखी हुई थी, तो ये आपको आना चाहिए। यहाँ तक जो है आपका सारा कुछ कवर हो एम्पिरिकल और मोलिकुलर फार्मूला के हवाले से। अब आप जो है वो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कि आपको कैसी लगी वीडियो। एक सवाल जो है वो आपके एंट्री टेस्ट में अभी तक तो नहीं पूछा गया, मगर आपके जो अकेडमीज़ के टेस्ट सेशन होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा पूछा गया। वो सवाल इस तरह से होता है कि आपके पास जो है वो 2 कंपाउंड हैं। सवाल इस तरह वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, कौन सा पेयर जो है वो हैव सेम एम्पिरिकल फार्मूला, कौन सा पेयर ऐसा है जिसका एम्पिरिकल फार्मूला
सेम है। तो 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें एक एक पेयर के नाम लिखे होते हैं। पहले में समझ लें कि वो लिखता है प्रोपेन एंड ब्यूटानोल। क्या ये इनका एम्पिरिकल फार्मूला सेम है? दूसरे में समझ लें वो लिखता है प्रोपानोल एंड प्रोपानोल। क्या इनका एम्पिरिकल फार्मूला सेम है? फिर तीसरे में क्या लिखता है कि प्रोपानोइक एसिड एंड मिथाइल एसीटेट। क्या इनका एम्पिरिकल फार्मूला सेम है? चौथे में फिर लिखता है कि एथानोइक एसिड या फिर एथानोन या फिर एसिड नहीं, एथानोन था, नल लिख लें, नल। इनमें से बताना है कि किसका एम्पिरिकल फार्मूला सेम होगा। तो आप इस तरह इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं। जिस तरह प्रोपेन देखो तो में होते हैं C3H8, और ब्यूटानॉल में देखो तो इसमें तो होते हैं C4 है। मतलब ये बराबर तो नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं, इसका एम्पिरिकल फार्मूला नहीं ठीक, बराबर नहीं है। प्रोपानोल प्रोपानोल कहते हैं H3CH2OH। इसमें अगर देखें, इसको जोड़ के लिखें तो C3 है, इसमें H में है 3 4 7 और 8, H8 है और एक ऑक्सीजन। एम्पिरिकल फार्मूला ये है। और प्रोपानोन, इसका क्या है मोलिकुलर फार्मूला? को लिखें CS। तो इसका क्या मोलिकुलर फार्मूला होगा? C3H6O। तो क्या इसका और इसका एम्पिरिकल फार्मूला सेम है? नहीं होगा, नहीं सेम है, ये भी नहीं हो सकती ऑप्शन। उसके बाद पूछा जाता है प्रोपानोइक एसिड या फिर मिथाइल एसीटेट। प्रोपानोइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3CH2CH नहीं, C डबल बॉन्ड OH। फिर 3 C हैं और H कितने हैं? 3 तो 5, 1 और 2 ऑक्सीजन। तो अगर हम डिवाइड करें तो पास होता है H2O2। और इसके अलावा मिथाइल एसीटेट का अगर बनाए तो CH3 C डबल बॉन्ड O C2 C3 CH3 C हो गया। तो इसमें भी 3 C हैं, H6 हैं, 2 ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा C 3 1 3 3, ये हो जाएगा CH2O2। मतलब इसका CH2O2 और इसका CH2O2 एम्पिरिकल फार्मूला सेम है, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। एथानोइक एसिड और एथानॉल इसमें भी सेम नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे, इसमें एक सेम नहीं होगा। इस तरह से सवाल जो है आपके पास एंटी टेस्ट में पूछा गया है। तो एंटी टेस्ट में कह रहा हूँ, अकेडमीज में पूछा गया, एंटी टेस्ट में नहीं पूछा गया। तो शुक्रिया बहुत बहुत, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो यकीनन आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिला होगा। अभी तक आपने अगर कैम वाइज ट्यूशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि हमने कौन सा जो है वो क्वालिटी कंटेंट आपको दिया है। अल्लाह हाफ़िज़।